थर्ड बीएससी पार्ट थर्ड की जो आज की क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे जालकीय जो ठोस हैं उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। हम हमारी पिछली क्लास में विशिष्ट ऊष्माओं पर चर्चा कर चुके हैं और वहां हमने बात की थी मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जालकीय ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में हम बात करते हैं। तो जो ठोस होते हैं, ठोसों की जो ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है तो उनके ताप एवं आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब हम किसी ठोस को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी उसको दी जाती है, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है और उसका जो टेम्परेचर है दोनों ही इंक्रीज होते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। तो जो जालक है उस जालक की जो आंतरिक ऊर्जा है वह आंतरिक ऊर्जा कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम चर्चा करें तो वो जो आंतरिक ऊर्जा है वो जालक में और प्लस उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी का यूज करते हैं। तो हम बात करें जब किसी ठोस को जो ऊर्जा दी जाती है तो वह उसके टेम्परेचर और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तो वो जो आंतरिक ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा किस तरह से होगी, तो ठोस की आंतरिक ऊर्जा U इज इक्वल टू U जालक प्लस U इलेक्ट्रॉन, U जालक प्लस U इलेक्ट्रॉन के रूप में। इसलिए जो स्थिर आयतन पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा है, इसलिए स्थिर आयतन नियत जो आयतन है उस पर जो ठोस की विशिष्ट ऊष्मा होगी वो होगी Cv, और Cv इज इक्वल टू होगा du अपॉन dt के रूप में। तो Cv इज इक्वल टू du अपॉन dt, और U जो है जालक और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध है। तो यहां हम बात करें तो du जालक अपॉन dt प्लस du इलेक्ट्रॉन अपॉन dt के रूप में हमें ये पद यहां मिलता है। तो यहाँ जो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है वो दो प्रकार से डिवाइड हो जाती है, एक तो जालक की विशिष्ट ऊष्मा और एक इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा के रूप में यहाँ हमें फाइंड आउट होती है। Cv इज इक्वल टू Cv जालक और Cv इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी जालकीय विशिष्ट ऊष्मा के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा के रूप में हमें मिलती है। तो यहां से हम कह सकते हैं Cv इज इक्वल टू Cv जालक प्लस Cv। तो यहाँ जो विशिष्ट ऊष्मा है नियत आयतन पर Cv, वह Cv जालक और Cv इलेक्ट्रॉन के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। इसके बाद हम बात करें तो जो Cv है, Cv जो हम जालकीय ठोस की जालक विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम कहते हैं वो दो रूपों में बढ़ जाती है, जालक और इलेक्ट्रॉनिक। ठोसों में यदि प्रति परमाणु यदि हम एवरेज एनर्जी की बात करें, औसत ऊर्जा की बात करें तो वो होती है 3 kT के रूप में होती है। यानी कि ठोसों की जब हम प्रति परमाणु औसत ऊर्जा की बात करते हैं, ठोसों के लिए प्रति परमाणु औसत ऊर्जा, प्रति परमाणु औसत ऊर्जा की बात करें तो वो हमें मिलती है 3 kT के रूप में, यानी कि 3 kT के इक्वल होती है। और यदि हम एक मोल के लिए औसत ऊर्जा की बात करें, एक मोल के लिए
1 मोल के लिए औसत ऊर्जा की बात करें तो 3n नॉट kT के रूप में हमें फाइंड आउट होगी। और जो n नोड है k है, इसको हम r से 3RT से रिप्लेस करते हैं। यहाँ जो n नोड है वो n नोड एवोगाद्रो संख्या है और एवोगाद्रो संख्या 1.6023 1632 into 10 की पावर 23 के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। R को हम कहते हैं गैस नियतांक। तो n नॉट इज इक्वल टू 1.6032 into 10 की पावर 23 और R जो है ये है आपके गैस नियतांक, इसको कहते हैं हम गैस नियतांक। तो अब जब हमारे को ये पद फाइंड आउट हो गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास CV हमें फाइंड आउट होती है, CV इज इक्वल टू जो ठोस की जो चालक विशिष्ट ऊष्मा है CV इज इक्वल टू 3RT के रूप में ये हमें मिलती है। और यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो जब हम इसको जो जालक विशिष्ट ऊष्मा है नियत आयतन पर, तो जालक विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो जालक विशिष्ट ऊष्मा CV और जालक के लिए, तो जालक के लिए जो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होगी तो वो होगी du/dt के रूप में। देन इसका जब विद रिस्पेक्ट टू T हम अवकलज ले तो CV जालक इज इक्वल टू 3R के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। और इस फॉर्मूले को, इस पद को CV जालक इज इक्वल टू du/dt इज इक्वल टू 3R, इस सूत्र को हम ड्यूलॉग-पेटिट नियम के रूप में जानते हैं। ये कहलाता है आपके ड्यूलॉग-पेटिट का नियम। किसका नियम? ड्यूलॉग-पेटिट का नियम ये कहलाता है। इस तरह से हमने ये जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं उनके बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ड्यूलॉग-पेटिट का जो नियम है, प्रायः जो ड्यूलॉग-पेटिट का नियम है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है, ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है, प्रेक्षित किए गए जो मान है वो न्यून तापों पर, यदि हम बात करें न्यून तापों की, तो न्यून तापों पर जो ड्यूलॉग-पेटिट के नियम के अनुसार ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा प्रेक्षित की गई, वह प्रेक्षित ऊष्मा जो प्रामाणिक मान है उनके बराबर प्राप्त नहीं होती है। यानी कि न्यून तापों की कंडीशन में जो ड्यूलॉग-पेटिट का नियम है वो यहाँ फॉलो नहीं होता है। तो ड्यूलॉग-पेटिट न्यून तापों पर जो है फेल रहता है और उसकी इस विसंगति को दूर करने के लिए फिर आइंस्टीन ने जो है अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को अपनाते हुए, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसको आधार बनाते हुए इसको, इस विसंगति को दूर किया और उसने इस विसंगति को दूर करते हुए अपनी कुछ अभिधारणाएं व्यक्त की। तो हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में उन अभिधारणाओं पर। तो हम आगे बात करते हैं। तो अब हम लेते हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि न्यून तापों पर जो ड्यूलॉग-पेटिट का नियम है वह ठोसों की विशिष्ट ऊष्माओं का जो मान देता है वो प्रामाणिक मानों के इक्वल नहीं आता है। तो आइंस्टीन ने जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसका आधार बनाते हुए अपनी कुछ अभिधारणाएं व्यक्त की और उन अभिधारणाओं में हम सबसे फर्स्ट उसकी जो अभिधारणा है उसको लेते हैं। तो उसने अपनी पहली अभिधारणा में उसने कहा कि पदार्थ के सभी जो परमाणु हैं वो समान एवं स्वतंत्र सरल आवर्त दोलक के समान कार्य करते हैं।
यानी कि पदार्थ के जितने भी परमाणु हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है सरल आवर्तित दोलक की तरह कार्य करते हैं और सभी परमाणु समान होते हैं। दूसरी अभिधारणा उसने व्यक्त की कि सभी जो परमाणु हैं दोलक, उनकी जो दोलक आवृत्ति है वह न्यू दोलक आवृत्ति से कंपन करते हैं और यह न्यू जो दोलक आवृत्ति है वह सभी परमाणुओं की समान रहती है। तीसरी जो अभिधारणा रही उस पर बात करें तो उसने कहा कि सभी परमाणु दोलकों का जो ऊर्जा वर्णक्रम है वह सतत न होकर क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग विभक्त होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं क्वांटम सिद्धांत यही कहता है कि जो ऊर्जा वर्णक्रम है वह ऊर्जा वर्णक्रम सतत नहीं होता है, वह विभक्त रूप में होता है। और यहाँ पर भी उसी बात को जो है फॉलो किया गया है कि जो परमाणु है, परमाणु का जो दोलकों का ऊर्जा वर्णक्रम है वह सतत नहीं होता, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार वह विभक्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो न्यू आवृत्ति के से कंपन करने वाले जो दोलक हैं उनकी जो ऊर्जा होगी वह होगी E बराबर h न्यू के रूप में। तो वह जो ऊर्जा है वह रहेगी E बराबर h न्यू के रूप में। यदि यहाँ n दोलक हैं तो n दोलकों की कंडीशन में जो टोटल एनर्जी रहेगी En इज इक्वल टू NH न्यू के रूप में रहती है। इसके बाद जो उसकी चौथी अभिधारणा है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक परमाणु की कंपन विधाएं x, y और z दिशाओं से कंपित दोलकों से मिलकर बनी मानी जाती है। यानी कि उसकी जो कंपन करने की जो विधाएं है वह x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z जो डायरेक्शन है इनसे कंपित दोलकों से मिलकर बनी हुई मानी जाती है। कैपिटल N यदि हम परमाणु की बात करें तो N परमाणु वाले पदार्थ में जो दोलकों की कुल संख्या होगी वह 3n के रूप में रहेगी। यानी कि n परमाणु वाले जो दोलक है, n परमाणु वाले जो पदार्थ हैं उनमें जो दोलकों की कुल संख्या रहेगी तीनों डायरेक्शन में रहेगी x और y z, तो वहां उनमें दोलकों की संख्या 3n हो जाएगी क्योंकि तीन डायरेक्शन है उसके अनुसार। बात करें यदि हम अपने फिफ्थ बिंदु की तो पांचवें बिंदु के अनुसार वो कहता है ये दोलक ऊर्जा के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल e की पावर के रूप में एक्सपोनेंशियल लेते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस en अपॉन kt के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन है उसका उपयोग ये करते हैं। ठीक है, इस वितरण फलन का पालन ये करते हैं। अब इसके बाद हम अपने अगले बिंदु पर बढ़ते हैं जहां हम पढ़ेंगे कि दोलक की जो माध्य ऊर्जा है, हम बात कर रहे थे कि जो परमाणु है वो दोलक की भांति कंपित होता है। तो जो दोलक है उस दोलक की माध्य ऊर्जा क्या होगी, सबसे पहले हम माध्य ऊर्जा को फाइंड आउट करेंगे। हम लेकर के चलते हैं आइंस्टीन के अनुसार, जो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, तो आइंस्टीन के सूत्र से जो आइंस्टीन ने अपनी अभिधारणा व्यक्त की उनके अकॉर्डिंग उसने फॉर्मूला डिराइव किया, वो है En इज इक्वल टू n+1/2
En इज इक्वल टू n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा के रूप में, h क्रॉस ओमेगा के रूप में जो है आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला व्यक्त किया। और यहाँ जो h क्रॉस है h/2π के रूप में है और ओमेगा दोलक की आवृत्ति ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो हम देख रहे हैं h क्रॉस, तो यहाँ h क्रॉस प्लांक कांस्टेंट कहलाता है और h क्रॉस इज इक्वल टू h/2π यहाँ पर होता है और ओमेगा जो दोलक है उसकी आवृत्ति है, दोलक की आवृत्ति, ये दोलक आवृत्ति यहाँ हमारे पास रहती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो दोलक की माध्य ऊर्जा है उस माध्य ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं निम्न फॉर्मूले के अनुसार। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो माध्य ऊर्जा है, माध्य ऊर्जा E बार इज इक्वल टू हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी है उसके अनुसार जो माध्य ऊर्जा है E बार इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी En e के पावर माइनस En बाई kT के रूप में अपॉन डिवाइड बाई n बराबर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस En अपॉन kT के रूप में। अब जो हमारे पास En की वैल्यू है, En की वैल्यू यहाँ रखेंगे। En की वैल्यू रखने पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से, इस इक्वेशन के रूप में हमें फाइंड आउट होती है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1/2 e की पावर माइनस n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा डिवाइड बाई kT, और इस तरह से जो है हमें इक्वेशन ये फाइंड आउट होती है। अब इस इक्वेशन में जो हमें h क्रॉस ओमेगा बाई kT का पद मिल रहा है इसको हम एक पद कैपिटल X से इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ। तो कैपिटल X इज इक्वल टू हमने इसको रिप्लेस कर दिया h क्रॉस ओमेगा बाई kT को। तो सभी जगह जहाँ h क्रॉस ओमेगा बाई kT था वहां हमने जो है x पुट कर दिया है। x पुट करने के बाद हम इस e की पावर जो माइनस n प्लस 1/2 x है इस पद का एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी इसका e की पावर x माइनस x के e की पावर माइनस n प्लस 1/2 x और e की पावर माइनस n प्लस 1/2 x का ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है जब हम इसका प्रसार लेंगे तो प्रसार लेने पर हमारे को इक्वेशन मिलेगी h क्रॉस ओमेगा 1/2 e की पावर माइनस x/2 3/2 e की पावर माइनस 3/2 x इंफिनिटी तक ये चलेगा। इसी तरह नीचे की तरफ e की पावर माइनस x/2 प्लस e की पावर माइनस 3/2 x e की पावर माइनस 5/2 इंटू x, ये इंफिनिटी तक चलेगा। अब ये जो पूरा पद है इसे पूरे पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस h क्रॉस ओमेगा d बाई डी एक्स लॉग ऑफ, यानी कि इस पद का लॉग ऑफ e की पावर माइनस x/2 e की पावर माइनस 3/2 x इंफिनिटी तक। और इस पूरे पद का हम जो है एक x विद रेस्पेक्ट टू x इसको अवकलज के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसको अवकलज के रूप में लिख सकते हैं तो माइनस h क्रॉस ओमेगा dy dx log ऑफ e की पावर माइनस x/2 e की पावर माइनस x/2 और बाकी हुए बचे हुए पद को हम 1/1 माइनस e की पावर माइनस x के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ इस तरह से लेंगे log ऑफ e की पावर माइनस x/2 1 माइनस e की पावर माइनस x के रूप में, तो इस का जब हम विद रेस्पेक्ट टू x जो है आप इसको अवकलित करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर हमें जो पद मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा, देखिए जब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो dy dx
माइनस x/2 माइनस log ऑफ 1 माइनस e की पावर x के रूप में हमें मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर हमें यहाँ ये पद फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये पद मिलने के बाद इसको हम आगे सोल्व करते हैं और सोल्व करके आंसर फाइंड आउट करते हैं कि जो माध्य ऊर्जा का जो पद है वो क्या होगा। तो जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखिए E बार इज इक्वल टू माइनस का h क्रॉस ओमेगा, यहां से हम e की पावर माइनस x को कॉमन लेते हैं तो 1/2 प्लस e की पावर माइनस x कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा 1/e की पावर माइनस x माइनस 1। तो e बार इज इक्वल टू माइनस का h क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1/e की पावर x माइनस 1। ये इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड आउट होती है और इसी इक्वेशन को हम आगे सोल्व करें तो देखो यहाँ हमने एक गलती कर दी है। यहाँ से जब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करें यहाँ से तो यहाँ से ये प्लस में चलेगा। तो इस तरह से जो हमें ये इक्वेशन मिलेगी ये इक्वेशन कहलाएगी आपके माध्य ऊर्जा। ये माध्य ऊर्जा हमें फाइंड आउट होती है आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा क्वांटम यांत्रिकी के पदों से हमें ये जो माध्य ऊर्जा का जो है पद वो फाइंड आउट होता है h क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1/e की पावर x माइनस 1 के रूप में। इसके बाद हम बाद में हमारे नेक्स्ट क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स पर। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।